नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। भोपाल में लिफ्ट में 8 साल का बच्चा फंस गया। पिता पैनिक आ गए और बेटे को जल्द लिफ्ट से निकालने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन इसी दौरान स्ट्रेस और बदहवासी की हालत में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और मौत हो गई। लिफ्ट में फंसने की घटनाएं बार बार आती हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं सबसे अधिक सवाल मेंटेनेंस पर होते हैं, लेकिन चीजें सुधरती नहीं हैं। ऐसे में हम आज बात करेंगे कि पैनिक वाली स्थिति में आप और हम क्या करें। हम बात उन विभागों की कार्यप्रणाली पर भी करेंगे जिन पर फायर लिफ्ट में सेफ्टी देने का जिम्मा होता है। आप भी हमें कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर 8178999182 है। एक बार फिर आपको नंबर बता दिया और यह नंबर डिस्प्ले भी कर रहा है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 8178999182। पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद एक पैनल होगा हमारे साथ और इस मुद्दे पर बेहतर तरीके से समझेंगे, चर्चा करेंगे। भोपाल का होशंगाबाद रोड रॉयल फार्म विला कॉलोनी का 307 नंबर फ्लैट, जहां अब सिर्फ एक दिया टिमटिमा रहा है। कभी यहां हंसी की आवाजें गूंजती थी, पर अब हर चीज जैसे चुप है, गुमसुम है। ऋषिराज भटनागर उम्र 51 साल, पत्नी पारुल और 2 बेटों के साथ एक आम जिंदगी जी रहे थे, जिसमें संघर्ष था, उम्मीदें थीं और पिता होने का बोझ भी। सोमवार रात की आंधी आई और अपने साथ बिजली ले गई। रात के 10 बजे होंगे। पिता ने अपने 8 साल के बेटे देवांश से कहा, जा बेटा ऊपर घर चला जा। देवांश लिफ्ट में चढ़ा ही था कि बिजली ने दम तोड़ दिया। लिफ्ट अटक गई और बच्चा अंदर फंस गया। पापा पापा, देवांश की आवाज लिफ्ट की दरारों से बाहर निकली और एक पिता के दिल को सीधा चीरती चली गई। ऋषिराज भागे, सीढ़ियां चढ़े उतरे, फिर जनरेटर तक पहुंचे। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं और दिल शायद इस तेज रफ्तार को झेल न सका। 3 मिनट बाद लिफ्ट खुली। देवांश बाहर आ गया, लेकिन उसके पिता जमीन पर गिर चुके थे। राजधानी भोपाल के रॉयल विला पाम में जो है ये फ्लैट है और ये लिफ्ट है। खासतौर पे लिफ्ट तीसरी मंजिल 307 नंबर फ्लैट की ओर जाती है और जिस पे ऋषिराज भटनागर रहते थे। उनको 8 साल का मासूम इसी लिफ्ट में फंस गया था। लाइट गोल हो गई थी आंधी तूफान के बीच राजधानी भोपाल में, और उसी को बचाने के लिए उसके पिता जो थे वो सामने जनरेटर चालू करने के लिए भागे थे और सीढ़ी उतरते हुए वो भागे हैं वहाँ पर। और यहीं जो घटना स्थल है, यहाँ जो पेड़ है इसके सामने उनके पिता आए और एकदम गश खा के गिर जाते हैं। और गिरने के बाद जो है उनके पिता को सीपीआर दिया जाता है और सीपीआर जैसे ही दिया जाता है, पहले एक बार वो रिवाइव करते हैं। कॉलोनी के लोग उनको लेकर जाते हैं, अस्पताल की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। इत्तेफाक देखिए, उसी सुबह पारुल ने वट सावित्री के व्रत में अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगी थी। किसे पता था कि शाम तक उनकी दुनिया उजड़ जाएगी। 3 महीने पहले उनके पिता की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। चाय का प्याला अभी आधा भरा ही था। ऋषिराज न सिर्फ अपने परिवार के सहारे थे, बल्कि पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारियां भी संभालते थे। प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, इंश्योरेंस का काम भी देखते थे। वो उन गिने चुने लोगों में से थे जिनका वजूद खामोशी से चलता था, लेकिन किसी की भी रीढ़ बनता था। 3rd फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर पे उनका घर था, तो 3rd फ्लोर से सीढ़ियों से आए, लिफ्ट तक, जनरेटर तक गए उस समय, और सडन कार्डियक अरेस्ट हुए और फिर उनका सीपीआर किया, पैनिक अटैक आया। हमारे यहाँ सिस्टर हैं तो उन्होंने पल्स चेक करी, पल्स नहीं मिली तो उन्होंने सीपीआर किया, वो रिवर्ट आए। फिर उन्हें तत्काल अपनी गाड़ी से रिवर्ट आने के बाद भी रिवर्ट आए, फिर उन्हें गाड़ी से हम सागर हॉस्पिटल मतलब वो लोग लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मतलब फिर से अरेस्ट। अचानक पावर गया तो लिफ्ट बंद हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बैकअप सिस्टम है, डीजी बैकअप सिस्टम, जो थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाता है। उस दिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा उसमें टाइम लग गया, तो ऋषि भाई वही देखने के लिए गए। तो हुआ ये कि वो ज़्यादा पैनिक में आ गए उस समय सडनली, जबकि इतनी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ज़्यादा पैनिक में आ गए, दौड़ के गए, वो जनरेटर को चालू किया और वापस आए, तब तक लाइट भी आ गई थी एक्चुअली। बट इस उसमें उनकी एक्चुअली हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। जितनी तेज थी वो आंधी, उतनी ही ढीली थी सोसाइटी की तकनीकी व्यवस्था। जनरेटर ने वक्त पर साथ नहीं दिया। पिता भागते रहे एक मशीन के भरोसे और उसी मशीन ने धोखा दे दिया। अपने बच्चे को घर जाने के लिए उन्होंने बोला था, जो लिफ्ट से जा रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई थी, तो वो घबरा गए थे। लाइट जाने के बाद अंधेरा होने के कारण
कि बच्चा लिफ्ट में फंस ना गया हो। इस घबराहट के कारण वो पैनिक होने के कारण उनको कुछ दौरा जैसा कोई चीज़ पड़ा था जिसके कारण वो मूर्छित हो गए थे। सभी चीज़ को जांच में लिया जाएगा कि उसमें ऑटो सिस्टम रहता है या मैनुअली स्टार्ट करना रहता है और क्या कारण रहा, इन सब चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए जांच की जा रही है। सोसाइटी के लोग अब चुप हैं, तकनीकी खामी की बात को टाल रहे हैं, कह रहे हैं पैनिक नहीं करना था। लेकिन क्या कोई पिता अपने बच्चे की चीख सुनकर पैनिक नहीं करेगा? क्या मशीनें इंसानी जज्बात समझती हैं? 3 मिनट, बस 3 मिनट में एक घर उजड़ गया। कभी देवांश अपने पापा को कहता होगा लिफ्ट में डर लगता है, अब लिफ्ट की वो रात जिंदगी भर का डर बन चुकी है। भोपाल से अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो यह हादसे कभी भी किसी के साथ भी हो सकते हैं और मौजूदा वक्त में ये एक नई और बड़ी चुनौती है। चुनौती बड़ी इस वजह से है क्योंकि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पर लिफ्ट का इस्तेमाल रोजाना होता है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ प्रभाकर कुमार जी हैं, एटिको एलिवेटर्स से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद शर्मा जी हैं, सोशल वर्कर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पूजा अलीपुरिया जी हैं, इंटरनल मेडिसिन से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज खरे साहब हैं हमारे साथ, फायर इंचार्ज बीएमसी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नंदन नरुला साहब हैं, स्थानीय निवासी, और हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय आपसे एक अपडेट लेना चाहेंगे, उसके बाद अपने गेस्ट के पास पहुंचेंगे। अजय बताएं आप एक बार ये मामला क्या है, किस तरीके की अभी चुनौती बनी हुई है, मेंटेनेंस का क्या कहना है इस मामले में? देखिए अमृत, प्री मानसून एक्टिविटी समूचे देश भर में चल रही है। मध्य प्रदेश भी उसका एक हिस्सा है। रोजाना शाम से लेकर रात तक तेज आंधी तूफान के बीच बारिश होती है। समूचे भोपाल में पावर कट होता है और उन्हीं पावर कट के बीच में कई परेशानियों और कई चुनौतियों का सामना कई रहवासियों को करना पड़ता है। ऐसे ही दुर्भाग्यजनक हालातों का सामना करना पड़ा था भोपाल के इसी जहाँ निरुपम पालम विला जो इलाका है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, उसका ये फेस 1 है और 307 नंबर फ्लैट पर रहते हैं ऋषिराज भटनागर, और यही वो लिफ्ट है जिसमें उनका बेटा 8 साल का देवांश फंसा था। और जब उस समय लाइट पावर कट था और पिता ने उसको नीचे से ऊपर की ओर भेजा था कि इन सीढ़ियों के सहारे बेटा तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन बेटे वो लिफ्ट से गया हुआ था। पिता इससे ऊपर नीचे उसको देखते रहे। जैसे उसने पिता को आवाज़ मारी, उसके बाद जब लाइट नहीं था तो पिता वहाँ से ऑटोमेटिक पावर ले लेता है, बैकअप ले लेता है, लिफ्ट ले लेती है जनरेटर से। लेकिन सामने जो आपको जनरेटर दिखाता हूँ, जेनसेट लगा होगा, मेरे कैमरा सही हो कि आपको जेनसेट दिखाएंगे, ब्लू कलर का, नीले रंग का वो जेनसेट आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जहाँ तक वो पहुँचे, लिफ्ट से लेके उस जेनसेट तक वो जाते हैं और वहाँ से जेनसेट उसके पहले ही चालू हो जाता है, लाइट बह जाती है, इतने में भागते हुए वो यहाँ पर आते हैं। तो ये जो एरिया है, यहाँ आपको एक स्पीड ब्रेकर दिख रहा है जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहीं पे वो गश खा के गिर जाते हैं। और गश खा के गिरते हैं, इतने में देवांश भी, इस पूरे मल्टी में लाइट आ जाती है और देवांश भी उस लिफ्ट में जहाँ फंसा था, नीचे ही फंसा था, वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। लिफ्ट खुल जाती है लाइट पावर सप्लाई मिलते ही। तो अब यहाँ पे उनको CPR दिया जाता है नीचे ही, और देवांश भी खड़ा खड़ा ये सब देखता है कि उसके पिता को क्या हो गया। लेकिन उसे ये मालूम होता है कि कुछ देर पहले वो लिफ्ट के अंदर अपने पिता को पुकार रहा था। जब लिफ्ट के अंदर घुप अंधेरा था, वहाँ पर जब पिता को आवाज़ मार रहा था तो पिता कह रहे थे रुक जाओ 2 मिनट के लिए, लाइट आती छूगा, लाइट आती है, मैं पावर बैकअप लेता हूँ और लिफ्ट का जो लाइट है उसको पावर देता हूँ, जेनसेट चालू हो रहा है, सब्र बना के रखो। लेकिन चूंकि बच्चा था, पहली बार घुप अंधेरे में डर गया, लिहाजा उसकी जो चीखें थी वो पिता को और पैनिक कर रही थी। ऋषिराज बहुत ज्यादा तनाव में थे। बिल्कुल। ये तस्वीरें बहुत दुखद है। अजय आपके पास आते हैं, हमारे साथ स्थानीय निवासी नंदन नरुला साहब है। नंदन जी, अब क्या स्थिति है वहां, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है, क्या तकलीफ है, क्या मांगे हैं इस घटना के सामने आने के बाद? तो उसे बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही शोक की स्थिति है। बट यहाँ पे चिंता की बात यह है कि यहाँ पे किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हम लोग आज भी बहुत बेसिक सी चीजें जैसे कि बिजली कटौती, और उस बिजली कटौती की वजह से यहाँ पे एक मासूम बच्चा फंस जाता है और उसके पिताजी की यहाँ पे आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो किसी स्तर पे किसी को तो इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसको यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, बिजली विभाग को समझनी पड़ेगी, आकस्मिक कटौतियां नहीं हो तो बड़ा मतलब दुखद माहौल है। लेकिन यह है कि जिम्मेदारी किसी को तो यहाँ पे लेनी पड़ेगी ताकि भविष्य में तो कम से कम ऐसी घटनाएं ना हो। बिल्कुल सही कोई भी आपने कहा, जिम्मेदारी तो लेनी होगी और किसी को तो आगे आना होगा ऐसे मामलों को लेकर, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी है। प्रभाकर जी हमारे साथ एटिको एलिवेटर्स ग्रुप से, और ये कंपनी जो है ये लिफ्ट बनाती है, लिफ्ट के सर्विस, लिफ्ट को लेकर उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है। प्रभाकर जी, क्या चुनौतियां आती हैं? आप चीजें बेहतर देते हैं या वहां पर कोई नेगोशिएशन होता है? आखिर क्या वजह है जिस वजह से कंपनी का ये कहना होता है कि सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, बैकअप भी है, पर हकीकत में वो बैकअप मिलता नहीं है सर? थैंक यू सर। आपके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले जो घटना है इससे मैं रिलेट करना चाहूँगा। जो पावर गई, पावर जाते ही इमीडिएटली एक सिस्टम लगा होता है लिफ्ट के अंदर जिससे ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस करते हैं, वो इमीडिएटली कुछ सेकेंड्स में ऑपरेट हो जाता है और लिफ्ट ऑटोमेटिकली नियरेस्ट फ्लोर पे आके डोर को ओपन कर देती है, जिससे जो भी पैसेंजर्स है उसमें ट्रैवल कर रहा है वो बाहर आ जाता है। इसके बाद लिफ्ट पावर बैकअप पे जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट लिफ्ट के अंदर इमरजेंसी लाइट होती है, इमरजेंसी अलार्म होते हैं, इंटरकॉम सिस्टम होते हैं। ये सारे सेफ्टी फीचर्स ऑलरेडी आज के डेट में सारे लिफ्ट में मैंडेटरी है। तो ये लिफ्ट को एआरडी को वहाँ पे फंक्शन करना चाहिए था, जो कि नहीं किया और 3 मिनट तक बच्चा लिफ्ट के अंदर फंसा रहा, जिससे ये दुखद घटना हुई। मेरा मानना ये है कि कई बार हम लिफ्ट को लेकर के, लिफ्ट एक सेफ्टी इक्विपमेंट्स है जो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशंस का एक मोड है जिसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करते हैं, और इसमें पैसेंजर्स के हाथ में कोई कमांड नहीं होता। टोटली हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होते हैं, टोटली हम मैकेनिज्म पे, मशीन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें जो इक्विपमेंट्स मैंडेटरी आईएस में मेंशन किए गए हैं, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स में मेंशन किए गए हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। हर एक लिफ्ट कंपनी को बेसिक सेफ्टी तो होने ही होने चाहिए सर, लाइक एआरडी। प्रभाकर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आखिर कहीं तो मुश्किल है जिस वजह से इमरजेंसी सिचुएशन में ये चीजें बेहतर नहीं होती। सर हम इससे मना नहीं कर सकते, सिचुएशंस तो होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, बिल्डर्स फ्लोर्स हैं जिसमें बहुत सारे कॉस्ट कटिंग की जाती है। कॉस्ट कटिंग की वजह से हम कुछ इक्विपमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए सर। जो भी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सप्लाई भी होनी चाहिए, और इंस्टॉलेशंस में भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि सारे इंस्टॉलेशंस प्रॉपर हुए हैं, मटेरियल प्रॉपर यूज़ किया गया है, और सारे इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट स्पेशली टाइम टू टाइम चेक होने चाहिए। जहां लाखों लोगों की जिंदगी हो, वहां अगर नेगोशिएशन जैसी चीजें सुरक्षा मानकों को लेकर हो रही है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। आनंद जी, आप क्या कहेंगे, कैसी स्थिति है? आप तो कई अपार्टमेंट देख रहे हैं, कई बिल्डिंग पर आपकी नजर है, क्या बताएं कि सारी जगहों पर स्थिति ठीक है या हर जगह कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है? जो मेरा अनुभव है वो ये है कि हर जगह खतरा बना हुआ है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इस लिफ्ट में एक कोई लिफ्टमैन होता जो कि वो बच्चे के साथ होता तो ये घटना बिल्कुल भी नहीं घटती, और कहीं ना कहीं उस बच्चे के पिता भी इस बात से थोड़े से कह सकते हैं हम कि ना इत्मीनान में रहते कि उनको पता होता कि भाई बच्चा लिफ्टमैन के साथ है, तो वो अगर ऐसी स्थिति है तो बच्चा सुरक्षित है। तो सबसे पहले तो जो भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर बच्चे होते हैं, जनरली सभी सोसाइटीज़ में बच्चे हैं ना सिंगल ट्रैवल अकेले करते हैं, लिफ्ट में ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में दिन भर उन्हें ऊपर नीचे स्कूल जाते हैं आते हैं, तो छोटे बच्चे हैं। अब चूंकि हर बच्चे से अब अगर मान लीजिए लिफ्ट के अंदर सेफ्टी फीचर्स हैं भी कि भाई आप कॉल कर सकते हैं या कोई चीज़ कर सकते हैं, तो छोटे बच्चों को इतनी, जब उनके पेरेंट्स पैनिक हो जा रहे हैं लिफ्ट फंसने पे, तो छोटे बच्चे को इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे कि वो लिफ्ट के अंदर उसको इतनी ज़्यादा समझ होगी कि वो क्या कर पाए। तो सबसे पहले तो एक लिफ्टमैन होना चाहिए, हर जो भी सोसाइटी हो वहाँ पर एक लिफ्टमैन कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कि अभी प्रभाकर जी ने कहा कि भाई इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई पावर कट होता है तो पावर कट होने के साथ ही वो नियरेस्ट फ्लोर पे जा कर के और लिफ्ट ओपन हो जाती है। अगर ऐसा हो जाता तो ये घटना बिल्कुल भी है ना घटित नहीं होती, चूँकि हम जैसा कि उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, लेकिन हम उसमें एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो कि लिफ्ट का संचालन करे, बच्चे के साथ हो, बच्चा कोई भी अकेला ना रहे लिफ्ट के अंदर। दूसरी बात कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो
तभी हम जागते हैं। हमें समय समय पर इस प्रकार के सोसाइटी के अंदर एक इवेंट्स भी ऐसे करने चाहिए जिसमें कि जानकारियां दें और उनको ये बताएं बच्चों को कि अगर ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना है। सोसाइटी के सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर ट्रेंड हो कि भाई आपको पैनिक नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पावर बैकअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर ऐसी स्थिति हो तो, क्योंकि जैसे 3 मिनट में जो है वो इतने पैनिक कर गए कि उनकी जान चली गई। तो ये पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको फॉलो किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और प्रभाकर जी तो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि कई जगहों पर बेहतर तरीके से मेंटेनेंस नहीं होता, बैकअप भी बेहतर नहीं होते, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी? पंकज जी, एक बड़ा सवाल यह है कि फायर सेफ्टी की हम बात करें तो बहुत सारे बिल्डिंगों में ऐसा लगता है जैसे खानापूर्ति की गई है, सेफ्टी मानकों के अभाव है, और ये तस्वीरें बता भी रही हैं। तो सर आखिरकार जिम्मेदारी किसकी? क्या बिल्डर किसी और तरीके से कन्विंस करके सर्टिफिकेट और सारी चीजें ले लेते हैं, उसके बाद लाखों लोगों की जिंदगी बस दांव पर लगी हुई है? नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले इस दुखद घटना के लिए मैं अफसोस जताना चाहता हूं, और इस दुखद घटना में केवल और केवल लिफ्ट का संचालन ना होना ये बड़ी दुर्घटना नहीं है। आजकल की जितनी भी लिफ्ट होती हैं उनमें जनरली ARD सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। ये कुछ मिनट्स का टाइमिंग होती है, अपने आप नीचे के फ्लोर पर ये आपको छोड़ देती है, लेकिन इसके लिए भी जागरूकता होना बहुत जरूरी है। मैं वर्तमान में अपना खुद ही बता रहा हूं, मैं अभी एक अलग मल्टी में शिफ्ट हुआ हूं मैं, तो वहां के रहवासियों ने जब वहां आवंटन हुआ, वहां सभी शिफ्ट हुए, तो हमने वहां लिफ्ट इंचार्ज को बुलाया और लिफ्ट टेक्नीशियन को बुलाया हमने वहां, तो वहां देखा गया, तो उनसे हमने रेस्क्यू करवाया गया, ARD सिस्टम को चेक कराया गया और किस तरह के सावधान बनाना चाहिए, ये सब चीज का हमने एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के साथ साथ हमारे फीचर्स तो सब बताते हैं सर, मेंटेनेंस वाले भी बताते हैं, बिल्डर्स भी बताते हैं, लेकिन ये चीजें काम क्यों नहीं करती? यही तो हुआ है जहां बच्चा फंसा हुआ था। अगर किसी नियरेस्ट फ्लोर पर जाकर लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते तो ऐसी तस्वीर नहीं आती। ये तो कई जगहों पर ऐसी घटना हुई है। इस वजह से ये सवाल हो रहा है कि ये जिस फीचर का जिक्र किया जा रहा है, जो मेंटेनेंस वाले कहते हैं, जो बिल्डर कहते हैं, इसी नाम पर लाखों करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, वो चीजें काम नहीं करती हैं सर। प्रभाकर जी ने बताया ना 3 मिनट का समय था, लेकिन उसमें आपका लगाव, जैसा कि अपना अजय जी ने बताया कि अपने पिता थे और बेटे को बहुत चाहते थे, वो चाहने के कारण उनका प्यार इतना ज्यादा था कि वो 3 मिनट भी वेट नहीं कर पाए। वे बच्चे की चीख हम इस घटना पर ही सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं पंकज जी। दुर्भाग्य ये है कि कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, बड़े शहरों और राजधानी की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर लिफ्ट में CCTV लगा हुआ, और हमने तो ऐसे बच्चों को देखा है जो वहां पर होमवर्क करते हुए नजर आए आधे घंटे सर। तो कई सवाल हैं, आते हैं आपके पास, लेकिन एक बड़ा सवाल, पूजा जी आप क्या सजेस्ट करेंगी, पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगी आप? इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस ऑफिस वाले उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी? क्योंकि मौजूदा वक्त में एक बड़ी चुनौती है, अगर बेहतर तरीके से बच्चे को समझाया जाए कि ऐसा हो सकता है, आपको तैयार रहना है, क्योंकि आप जो जिंदगी जी रहे हैं कभी ना कभी तो ऐसा होना ही है कि आप लिफ्ट में फंसेंगे। तो बच्चे के दिमाग में भी ये चीजें होंगी कि ये होना ही है, कभी ना कभी हो सकता है। क्या आप सजेस्ट करेंगी वैसी परिस्थितियों के लिए? उसके साथ किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए पेरेंट्स को? नमस्ते अमृत जी। हाँ जी, ये जो बच्चों के लिए तो मेन है कि पैनिक ना हो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। एंड पेरेंट्स के लिए भी कि जैसे उनको जो साथ में है उनको सब आश्वासन दे कि ठीक हो जाएगा, कि पैनिक ना होना है, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे बॉडी रेस्पॉन्स करती है कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करके, जैसे कि एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। तो इसके कारण हार्ट रेट बढ़ जाना, BP बढ़ जाना, सांसें तेज हो जाना, इसके कारण सडन फिर जो चेंजेस आती हैं बॉडी में, जैसे सडन कार्डियक अरेस्ट होना, जैसे दिल का दौरा पड़ना, या अरिथमियाज होना, या हाई BP के कारण स्ट्रोक होना, तो ये सारी कंडीशंस इसके कारण होती है। तो मेन है कि पैनिक ना हो, पैनिक ना करें बच्चों को भी एंड पेरेंट्स भी ऐसे सिचुएशन में। बिल्कुल। प्रभाकर जी, एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर हमारे साथ पंकज जी ने भी कहा है कि उन्होंने भी एक अभियान चलाया था, उसमें कई चीज़ें उन्होंने देखी है, लेकिन आखिर खामियां हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, आप भी इनकार नहीं कर सकते। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो आखिर लूप होल कहाँ है?
सर बिल्कुल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। हमने लिफ्ट के अंदर डू एंड डोंट्स लगाया हुआ है, क्या करना है आपको क्या नहीं करना है ऑलरेडी लिफ्ट में चिपका होता है, लेकिन उसको देख के भी लोग इग्नोर करते हैं। पहला रूल सर, सबसे पहला लिखा होता है कि छोटे बच्चों को लिफ्ट में अकेला ट्रेवल नहीं करने दें। ऑलरेडी सारे डू एंड डोंट्स में लिखा होता है सर, लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता है। तो सोसाइटी को अवेयर कराना इस बहुत ज़रूरी है। कैसे काम को, कैसे लिफ्ट को ऑपरेट करें, क्या ट्रेवल करने के लिए क्या हमारे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, उसको फॉलो करें। सेफ्टी के टाइम पे या लिफ्ट फंस जाती है कि उस टाइम पे हमें क्या करना है, ये लोगों को पता भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों में बिल्डर्स जब हम लिफ्ट हैंड ओवर करते हैं तो इलेक्ट्रीशियंस या गार्ड्स या कुछ लोग होते हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दे दी और वही लोग प्रॉपर, कई बार वो नहीं होते हैं, लोग अकेला ट्रैवल कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स लिखा है फिर भी उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इस हमारे हिसाब से सोशल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए सोसाइटीज़ में। सारे रेसिडेंट्स को हमें एक बार ये बताना ज़रूरी हो गया है आज के डेट में कि लिफ्ट में फंसने के टाइम पे क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। पंकज जी, एक बड़ा सवाल ये है कि कई ऐसे अपार्टमेंट मैं जानता हूं, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो वहां पर लिफ्ट में कैमरा भी नहीं है सर, वहां पर लिफ्ट में अलार्म बटन है, पता नहीं वो काम करता है नहीं करता है। तो क्या इसके लिए कोई मुकम्मल अभियान चलाया जा सकता है या क्या किया जा सकता है जिससे कम से कम बिल्डर्स के सामने ये एक बड़ी चुनौती हो, मेंटेनेंस के सामने बड़ी चुनौती हो कि कम से कम वो विभागीय कार्रवाई और इन चीजों के वजह से कम कैमरे लगाएं, कम से कम एक बेहतर विकल्प दे लोगों के सामने। बिल्कुल आपने सही कहा है। और अभी वर्तमान में मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ हूं। अभी वर्तमान में भी भोपाल में हॉस्पिटल्स की चेकिंग चल रही है, फायर फाइटिंग संबंधी चेकिंग चल रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, फायर से प्लस लिफ्ट का दोनों का मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। कई सोसाइटियां ऐसी होती हैं जहां बिल्डर हैंड ओवर कर देते हैं, बिल्डर का वहां हैंड ओवर कर देते हैं सोसाइटियों को, लेकिन सोसाइटियों का जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो बहुत कम होता है। बिल्कुल तो सर, लेकिन एनओसी सर्टिफिकेट भी तो मिल जाता है ना सर। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके ही तो मिलता होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी बता रहा हूँ, कई रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां मेंटेनेंस का अमाउंट कम होने के कारण वो फायर फाइटिंग सिस्टम भी उनके धूमिल हैं, चल नहीं रहे हैं, और ना ही वो अपने लिफ्ट को मेंटेन करते हैं। केवल लिफ्ट में अचानक से कुछ समस्याएं आती हैं तो वो रिपेयर करवा लेते हैं, ना उनकी एएमसी लेते हैं और ना उनके जो अमाउंट वो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्सों को चेंज करवाया जाता है। केवल कम अमाउंट, कम बजट के कारण रिस्क में भी आ जाते हैं। और यदि यहाँ मिसरोद में जो ये घटना हुई है, शायद वहां भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ होगा, नहीं तो उधर भी 3 मिनट में अपना डोर खुल गया था। एआरजी सिस्टम जो बैकअप था वो ऑन था। ठीक है सर, इस हादसे के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, इसके बाद क्या उम्मीद करें जिम्मेदारों से, प्रशासन से? सभी को सबसे पहले प्रभाकर जी ने भी बताया, नंदन जी ने भी बताया, हम अच्छे से अच्छी लिफ्ट लगा सकते हैं। जैसे मैंने मेरा खुद का बताया, ओमेगा लिफ्ट है, लेकिन जागरूक करना, अपनी पूजा मैम ने भी यही बताया, जागरूकता बहुत जरूरी है। अंदर कई प्रिकॉशंस लिखे हुए होते हैं लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, सोसाइटी के मेंबर्स पढ़ते नहीं है। यदि ये घटना नहीं होती, यदि ये प्रिपेयर होते, बच्चों को, उस बच्चे को ट्रेनिंग दी होती और प्रशिक्षण दिया होता और उनके पिताजी भी यदि संभले हुए होते। जागरूकता तो जरूरी है पंकज जी, लेकिन जो खामियां हैं जिसे छुपा लिया जाता है उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए सरकार को सख्त होना होगा, सख्त कार्रवाई करनी होगी। केवल फॉर्मेलिटी के लिए आदेश जारी नहीं करना होगा, कहीं ना कहीं ऐसी पेनल्टी, जुर्माना लगाना होगा जिससे दूसरों को भी शिक्षा मिले। बिल्कुल सही आपने कहा। और ये एक मौजूदा वक्त में एक बड़ी चुनौती भी है। और हमारे साथ आनंद नंदन जी भी है, नंदन निरुला साहब स्थानीय निवासी है। नंदन जी, अब आपने सुना यहाँ पर, खासकर पूजा जी को आपने सुना, वो बता रही किस तरीके से बच्चों को समझाने की जरूरत है, साथ ही क्या कुछ चीजें हैं, हर एक डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद करते हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं जो यहाँ पर स्टेटमेंट सभी ने दिए हैं, जो बातें उन्होंने बताई हैं? जुर्माना लगाया, किस पे जाना चाहिए, जिम्मेदारी किसकी? क्या आरडब्ल्यू ने कोई एएमसी किया था, नहीं किया था, उसकी जांच होनी चाहिए। एएमसी करने वाली जो एजेंसी थी, क्या वो रेगुलरली उस लिफ्ट का चेकअप करती भी थी या नहीं करती थी? अगर उसके द्वारा कोई फॉल्ट उजागर हुए थे तो क्या आरडब्ल्यू ने उन फॉल्ट को सीरियसली लिया, सुधार किया या नहीं किया?
समय समय पे जो एनओसी मिलता है सरकारी विभागों से, वो एनओसी कैसे मिल गया? यदि लिफ्ट में ये इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे, जुर्माना तो लगना चाहिए, बट फिर अगेन द $1 मिलियन क्वेश्चन इज, जुर्माना किस पे लगना चाहिए ताकि कम से कम भविष्य में तो ऐसी घटनाएं होनी रुक सकें। और भोपाल में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारी लिफ्ट हैं जहां पे आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, कोई इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं हो सकती। तो इस पे जैसे सब बिल्कुल लोगों बिल्कुल ने आपने सही कहा। एक शॉर्ट कमेंट ले लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी प्लीज। पंकज जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही। खैर एक ये बड़ी चुनौती है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच मैं जरूर ये आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कोशिश कीजिए उन्हें एक डब्बा बिस्किट का दीजिए, एक छोटी पानी की बोतल दीजिए और उनसे हर रोज ये कहिए कि बेटा अगर आप लिफ्ट में फंस गए तो आप ये बिस्किट खा लेना, ये पानी पी लेना। कैसे भी उनके दिमाग में ये चीजें 100% होनी चाहिए कि ये आज नहीं तो कल होना ही है, और उस परिस्थिति में आपको वहां इंतजार करना है। आप अपना होमवर्क कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इंतजार करें, आपको घबराना नहीं है। और हर एक पेरेंट से मेरी ये अपील है कि आप अपने बच्चे से ये बात हर रोज कहें ताकि उसके दिमाग में एक स्पेस बन जाए ऐसी परिस्थिति के लिए। हमारे इस खास बुलेटिन में, हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।